नॉन करेंट एसेट्स में कितने आइटम्स थे? 5। करंट एसेट्स में कितने हैं? 6। करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, वहां पे क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, एक ही डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। और मीनिंग ऑफ कोर्स वो था नॉट हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ये प्राइमरीली हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बेचने के लिए लिए। बाकी सारे एग्जाम्पल सेम, बाकी सारे एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ कौन सा नहीं है? प्रॉपर्टी नहीं है। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स याद करने। इन्वेस्टमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी को छोड़ के, वो नॉन करंट भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है। तो वो बताएंगे हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही माने जाएंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री याद करने की जरूरत है। इन्वेंट्री किसी भी चीज की हो सकती है। इन्वेंट्री किस किस चीज की हो सकती है? इन्वेंट्री आपकी रॉ मटेरियल की हो सकती है। ये एग्जांपल्स हैं जो याद होने चाहिए। रॉ मटेरियल आ सकते हैं इसमें, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको याद होने चाहिए, ये याद भी होने चाहिए। बस इतना ही तो पता होना चाहिए कहाँ है। मैं कह रहा हूँ याद भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि गिव यू एग्जांपल्स ऑफ इन्वेंटरीज। तो जैसे इंपॉर्टेंट है वो याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके रेशियोज में आ जाएगा, व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स एंड स्पेयर्स। तो वो सब आगे की एक्सप्लेनेशन है, बट ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री में क्या क्या आता है। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की हो सकती है, फिनिश्ड गुड्स की हो सकती है, स्टॉक इन ट्रेड की हो सकती है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की हो सकती है। ओके जी, कोई डाउट? ट्रेड रिसीवेबल्स के दो ही कंपोनेंट है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। सामान बेचा था क्रेडिट पे, पैसे मिल जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। कुछ मेंशन नहीं है तो 1 साल के अंदर अंदर ही माना जाता है। कोई डाउट? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, उसको दिखाने के दो तरीके होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक तो देखा था हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बट बेटर प्रेजेंटेशन क्या होती है कि डेटर्स में से एज अ डिडक्शन, डेटर्स में से एज अ डिडक्शन की सनरी डेटर्स दिखाते हैं ना, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे समझाने की जरूरत है मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्टनरशिप कर करके बड़े हुए हो तुम लोग। तो पार्टनरशिप आता है ना बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे आ रहा होता है डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन तो एक लायबिलिटी है, कह रहे हैं हाँ, बट इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स। है तो क्रेडिट आइटम ही, बट एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स दिखाते हैं। तो कह रहे दो ऑप्शन है, एक आप लाइबिलिटीज में दिखाएं, एक एसेट में से डिडक्शन दिखाएं। ज्यादा कॉमन अप्रोच क्या है? एज अ डिडक्शन। बट सर अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आए, हाउ विल यू ट्रीट द, वेयर इज द फॉलोइंग आइटम शोन? तो यही है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। उसमें ये नहीं कि पहली प्रायोरिटी क्या है, नहीं। एक ऑप्शन है कि इट विल बी शोन अंडर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एक एज अ रिडक्शन फ्रॉम डेटर्स। दोनों अलाउड है। कोई डाउट? तो सिर्फ मेंशन्ड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दे विल बी अज्यूम्ड टू बी शॉर्ट टर्म। और दूसरा अप्रोच क्या है? एज अ रिडक्शन फ्रॉम डेटर्स। कोई भी डाउट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट्स में नेक्स्ट आइटम। करंट एसेट्स में टोटल कितने हैं? 6 हैं। पहला क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट एसेट्स का आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, बैलेंस विद बैंक, चेक्स इन हैंड, कैश इन हैंड। अदर्स important, earmarked balances with banks, एग्जाम्पल अनपेड डिविडेंड। सर अनपेड डिविडेंड सुना सुना सा लग रहा है, अनपेड डिविडेंड तो करंट लायबिलिटीज में आया था, अदर करंट लायबिलिटीज में, यहाँ पे कैसे आ गया? हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ दिखाना है? ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं बेटा, ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक्स, मतलब ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क्ड का मतलब होता है केप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, केप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि आपने बैंक में अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पे करने के लिए यूज होगा।
तो अभी किसकी बात हो रही है, डिविडेंड पेबल कितना है या बैंक में बैलेंस कितना है, ये बैंक के बैलेंस की बात कर रहा है। तो बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा, वो स्पेसिफिक पर्पस की बात नहीं हो रही। बैंक में पैसा कितना, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, तो अभी उस बैंक बैलेंस की बात हो रही है। ईयर मार्क बैलेंस क्या है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पेबल, फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, कुछ भी हो सकता है, बट ईयर मार्क मतलब केप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कोई डाउट? बैलेंस विद बैंक्स held as margin money, bank deposits with more than 12 months maturity, सर ये भी करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, आप जब चाहें उसको सरेंडर कर सकते हैं। इट इज एज गुड एज कैश, इट इज एज कंसिडर्ड एज गुड एज कैश। कोई डाउट? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने पैसे दे रखे हैं, 1 साल के अंदर अंदर पैसे मिल जाएंगे वापस। मनी रिकवरेबल एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स। शॉर्ट टर्म लोन, अगर सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस लिखा है सर, फिर तो बेटा सिक्का उछालना पड़ेगा, क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट लायबिलिटीज में भी थे, करंट लायबिलिटीज में भी थे, एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में भी थे, और यहाँ भी। तो नेचर टू बी स्पेसिफाइड था ना, लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड। तो नेचर टू बी स्पेसिफाइड का मतलब ये होता है कि भैया वो बताएंगे कि पहली बात तो लोन हमने दिए हैं कि लिए, लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के, अदरवाइज आपको थोड़े ना सपने आएंगे। जैसे डिपॉजिट्स का था, ये भी तो डिपॉजिट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, वो सिर्फ डिपॉजिट्स थे, पब्लिक डिपॉजिट्स थे। तो पब्लिक डिपॉजिट्स नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, सिर्फ डिपॉजिट्स करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बैंक डिपॉजिट्स हमारा बैंक बैलेंस मतलब करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदर करंट एसेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। डिविडेंड रिसीवेबल भी पता होना चाहिए, आगे जाके वो खुद ही बता देगा जब आगे जाएंगे ना हम, कि अदर करंट एसेट्स में 3 आइटम्स वो नॉर्मली आपसे पूछेंगे, कौन से, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। अब जब बोल दिया डिविडेंड रिसीवेबल तो वो भी आपको पता होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आगे जाके आपको खुद रिटर्न में कहीं पे दिख जाएगा सीबीएसई का सर्कुलर का पॉइंट, कि अदर करंट एसेट्स में क्या क्या पता होना चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। डिविडेंड रिसीवेबल हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारा डिविडेंड रिसीवेबल है। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, डिविडेंड रिसीवेबल अदर करंट एसेट्स। कोई डाउट? बैलेंस शीट का था, कंटिंजेंट लायबिलिटीज बची हैं अभी।